हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वो लेक्चर समझ में भी आ गया होगा। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम उसी लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही में अपन एक टॉपिक भी अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो बेटा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार सभी लोग इस सेशन को ध्यान से देखें, इस सेशन को एक बार आप लोग शेयर करें और जिस भी टाइप का आपको डाउट होता है बेटा, कमेंट बॉक्स में जरूर आप सभी लोग कमेंट करें। तो बेटा, आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आइए इस लेक्चर नंबर 2 की अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कार्बनिक यौगिकों को अपन कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको प्रदर्शित करने का तरीका क्या क्या होता है, कि एक कार्बनिक यौगिक को अपन कितने तरीके से लिख सकते हैं। पहले हम इनकी बात करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं कि एनसीईआरटी के 2-3 सवाल दे रखे और उन क्वेश्चंस में हम लोग बड़ी आसानी से, बड़े शानदार तरीके से हमारी प्रैक्टिस करेंगे। आइए तो अपन स्टार्ट करते हैं। बेटा, एक लाइन में आपके सामने कहना चाहता हूं कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। और किसी ने क्या खूब कहा है, और किसी ने क्या खूब कहा है कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। आइए प्यारे बच्चों, आज के हमारे टॉपिक की हम शुरुआत करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जरा सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। टॉपिक का नाम क्या है मेरे बच्चे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का प्रदर्शन। कार्बनिक यौगिकों का प्रदर्शन की ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से आप सभी लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे मान के चलो अगर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना है तो आपकी अपनी एक ड्रेस कोड होती है, अगर आपको किसी शादी में जाना है तो उसकी एक अलग ड्रेस कोड होती है, अगर आपको किसी की पार्टी में जाना है उसकी एक अलग ड्रेस कोड होती है। तो सारी जिस तरीके से आप सभी लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो अलग अलग तरीके से, उसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बेटा अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अलग अलग तरीके से दिखूं। यस और नो? यस। आइए मैं आपके सामने बात करने वाला हूं कि कार्बनिक यौगिक 3 तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो होता है बेटा पूर्ण संरचना, मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर। एक तो कैसी होती है बोलो बेटा? कंप्लीट स्ट्रक्चर। एक होती है संघनित स्ट्रक्चर और एक होती है आबंध रेखा, जिसे हम लोग बॉन्ड लाइन के रूप में पुकारते हैं। आइए बेटा एक एक पॉइंट की मैं बात करने वाला हूं। एक तो कैसी होती है बोलो बेटा? कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है। एक तो होती है बेटा कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक होती है संघनित, बोले तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ये बेटा एनसीईआरटी को ध्यान में रख के हम पढ़ रहे भाई, है ना? तो आप सभी लोग ध्यान से समझें। एक होती है आबंध रेखा, बोले तो बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, डन। चलिए एक एक पॉइंट की हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे लिए कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पे क्या लिखता हूं बेटा? यहाँ पे मैं लिखता हूं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या लिखता हूं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। यहाँ पे लिखा बेटा मैंने कार्बनिक यौगिक, सुनना ध्यान से मेरे भाई। यहाँ पे क्या लिखा बेटा मैंने? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। इसको पढ़ने के बाद अपन क्वेश्चन करेंगे बेटा, है ना? कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आइए मेरे बच्चे समझने की कोशिश करना, आप सभी लोग समझने की कोशिश करना कि कार्बनिक यौगिक अपने आप को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी बात मैं आप सभी लोगों से करने वाला हूं। एक बारी मैं देख लेता हूं बेटा आप सभी लोगों को ये सही से नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? ये क्या आप सभी लोगों को सही से नजर आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल एकदम सही से नजर आ रहा है। तो जरा ध्यान से सुनना आप मेरी काम की बात, जरा सभी लोग बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखना है और वो एग्जांपल आप देखना किस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। मैंने क्या लिखा बेटा? लेट सपोज आप सभी को पता है कि कार्बन में एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की। किसकी बेटा? कार्बन में एक प्रॉपर्टी होती है मेरे बच्चे, किसकी? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, वो तीसरे कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन करते। बोलो यस और नो? यस। यल।
तो ये मैंने आपके सामने कार्बन की एक चेन बना दी और आप सभी को पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो जनरली 2 और 4 होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैं यहाँ पे 4 की बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे एक तो दिख रही है और बाकी सब पे क्या लगा है मेरे बच्चे, बाकी सब पे लगा है हाइड्रोजन। जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करना ये वाला पॉइंट। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बेसिक आप लोगों ने सही से पढ़ लिया तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो जैसे ही बेटा ये स्ट्रक्चर मैंने आप सभी के सामने बनाया तो आपने क्या देखा, सर यहाँ पे कार्बन खुले हुए हैं, हाइड्रोजन भी एकदम खुला हुआ है, पूरा का पूरा सब सिस्टम खुला हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको देखो, ये मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड से बेटा, सही है, चलो इधर सुनना, एक बार इसको अपन रफ करते बेटा जी, इसको अपन रफ करते। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाई है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आप सभी के सामने बनाई है, प्लीज एक बारी ध्यान से सुनिएगा, एक बारी आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हैं बेटा, तो ये स्ट्रक्चर क्या आप सभी लोगों को एकदम खुली हुई नजर आ रही है क्या? जल्दी से मुझे बताना बेटा, क्या ये स्ट्रक्चर आप लोगों को एकदम खुली हुई नजर आ रही है? तो आप बोलेंगे जी सर एकदम सब की सब खुली हुई है। लेकिन अगर मैं इसको कंडेंस करना चाहता हूं, कंडेंस करने का मतलब जो इसके कोवलेंट बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं उनको नहीं दिखाऊंगा, मैं उनको गायब कर दूंगा। तो बेटा कंडेंस में क्या बनेगा, देखो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन और यहां 3 हाइड्रोजन। तो क्या इसको मैं ऐसे बना सकता हूं क्या बेटा, अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड को गायब कर दूं तो क्या ये ऐसे ही बनेगा क्या मेरे बच्चे? समझने की कोशिश करें आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात पक्का समझ में आ जाएगी। क्या जो ये है वही ये है क्या भाई? मैंने किया क्या है, यहां पे सारे बॉन्ड्स खोल के रख दिए और मैंने वहां पे कोवलेंट बॉन्ड जो नजर आ रहे हैं उनको गायब कर दिया। ठीक है, एक होती है बेटा जिगजैग स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। उसमें क्या करना होता है कि इन कार्बन को अपन जिगजैग फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो बेटा कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से अरेंज किया जाता है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। देखिएगा आप सभी लोग यहां पे नंबर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, मतलब बॉन्ड लाइन के अंदर मैंने हाइड्रोजन को गायब कर दिया और कार्बन को भी गायब कर दिया। इस तरीके से बनाया जाता है। इससे यह साबित होता है कि इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए, इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस वाले कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहां भी 2 हाइड्रोजन और यहां 3 हाइड्रोजन लगे हुए। बोलो यस और नो? यस। इतनी बात आपको समझ में आती होगी। तो ये मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेट आपको समझा दिया है। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने मैं और ट्राई करता हूं बेटा, एक एग्जांपल मैं आप सभी के सामने और ट्राई करता हूं। मैंने यहां पे लिखा, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। ये लो, इस तरीके से मैंने आपके सामने ये एक और एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये तो क्या है बेटा, कंप्लीट स्ट्रक्चर है, सारे बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे क्या करना है, इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना है। तो कंडेंस फॉर्म में क्या करेंगे, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है उनको गायब कर देंगे। तो मैंने क्या किया, इस वाले कार्बन पे बेटा 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, ये लो जनाब। और फिर पास में डबल बॉन्ड है, अब बेटा डबल बॉन्ड को तो क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, ये लो। और फिर क्या है बेटा, CH है, ये रहा CH। फिर कौन है मेरे बच्चे, CH है। और फिर कौन है बेटा, डबल बॉन्ड है। बोलो यस और नो माय डियर? यस 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 यस। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। मैंने क्या कर दिया, इसको कंडेंस कर दिया। अब बॉन्ड लाइन के अंदर अपने को 4 कार्बन लिखने हैं, तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। यहां पे डबल बॉन्ड और लास्ट वाले पे डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से क्या बेटा मैं इसको बना सकता हूं क्या भाई? हाँ या ना? यस। आई होप यू अंडरस्टैंड, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बोलो यस और नो। आगे चलते अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और बना रहा हूं, एक एग्जाम्पल मेरे बच्चे मैं आपके सामने और बना रहा हूं। ध्यान से आप सुनिएगा। मैंने क्या लिखा बेटा, सी सी, है ना? इस तरीके से ये एग्जाम्पल आपके सामने आने वाला है। ये लो,
है कि नहीं? अब मुझे क्या करना है, इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना है। तो कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन तो येलो जनाब, फिर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन येलो जनाब, और फिर क्या लिखा है मेरे बच्चे, OH लिखा है। ऑक्सीजन पे आप लोन पे दिखा भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। और यहां 3 कार्बन है, सॉरी 2 कार्बन है 1 और 2, और यहां क्या लगा है बेटा, OH लगा है। ऐसा ही तो बनेगा ना बेटा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन और एक क्या लगा है बच्चों, OH लगा है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह पता लग रहा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक प्यारा सा एग्जांपल बेंजीन की बात करता हूं भाई। आइए अपन बेंजीन की बात करते हैं बेटा। बेंजीन का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। अगर बेंजीन को, अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर, अगर बेंजीन की आप बात करें तो बेंजीन की कंप्लीट स्ट्रक्चर मेरे बच्चे ये होती है। देखना प्यारे बच्चों, ये किसकी स्ट्रक्चर बना दी बेटा, मैंने बेंजीन की स्ट्रक्चर बना दी भाई। ओके डन। और अगर आप लोगों को इसको कंडेंस करना है तो बाहर वाले हाइड्रोजन को अंदर की तरफ ले आओ, तो बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसे CH। अब ऑब्वियसली बात है, तो दिखाना पड़ेगा ना भाई, रिंग वाले बॉन्ड तो आपको दिखाने पड़ेंगे। CH 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 येलो, और ये बॉन्ड आपको बेटा दिखाने पड़ेंगे। बोलो यस और नो माय डियर, यस। और अब हम बात करते बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की, तो बेटा आप मुझे बता दो ना यार, बेंजीन को आप सभी लोग ऐसे ही तो ड्रॉ करते हो बेटा, येलो जनाब। ये आपके सामने क्या बन गई, बेंजीन बन गई। बोलो क्या ये वाली बातें आपको समझ में आती है क्या? जल्दी से आप मुझे बता दो, क्या ये वाली बातें आपको समझ में आती है क्या? तो आप लोगों ने क्या देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही है, एकदम पक्की बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके डन। अब जो हम बात करने वाले हैं, अब जो इसके बाद हम बात करने वाले हैं वो कुछ क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी में सवाल दे रखा है, उस सवाल की बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे बेटा, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है, ये रहा। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं। आप सभी लोग बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई करें भाई, कि निम्नलिखित यौगिक में प्रत्येक कार्बन पर संकरण क्या होगा। जल्दी से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें और इसका सॉल्यूशन जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर करें बेटा, इसका सॉल्यूशन अपनी कॉपी के अंदर करें भाई, जल्दी से ट्राई करें। आप सभी लोग कर लेंगे। आइए अपन एक एक एग्जांपल की बात करते हैं। बेटा यहां पे क्या बोला है कि प्रत्येक कार्बन का मतलब, यहां पे इस वाले कार्बन पे, 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 यहां 2 कार्बन तो ये रहे और एक ये रहा कार्बन, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, यहां इस वाले कार्बन पे क्या निकालना है, संकरण आपको निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को कैलकुलेट करना है भाई। तो आइए अपन समझते हैं किस तरीके से संकरण को निकाला जाता है। तो पहला एग्जांपल क्या लिखा है बेटा, CH3Cl। तो एक काम करते हैं ना बेटा, इसको अपन खोल देते हैं। CH3Cl को मैं जब खोल के लिखता हूं तो क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा बेटा, हाँ या ना? अपने को ये समझना है, एकदम बेसिक से अपन को तैयार करना है सारा पॉइंट। तो यहां पे बेटा जब आपने देखा तो सिग्मा बॉन्ड कितने नजर आए आपको, 4 सिग्मा बॉन्ड नजर आए। तो फिर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है कि अगर कार्बन के चारों तरफ 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो आंसर क्या बनता है मेरे बच्चे, sp3। क्या बनेगा बोलो बेटा, sp3 बनेगा। बोलो यस और नो, जल्दी से बताओ यस और नो। यस। अगले पॉइंट की बात करते हैं साथियों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है बोलो बेटा जी, अगला एग्जाम्पल क्या है आप सभी के सामने देखना प्यारे बच्चों। अगला एग्जाम्पल है CH3 का होल ट्वाइस CO। तो अगर मैं इसको खोलना चाहूं तो क्या ऐसे ही खोलूंगा क्या भाई? ये एक कार्बन है बेटा और इस पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन पे भी कितने हाइड्रोजन लगे हैं बेटा, 3 हाइड्रोजन लगे हैं। और यहां पे ये क्या है बोलो बेटा, कार्बन, और ऑक्सीजन लगेगा डबल बॉन्ड के साथ। तो आइए एक एक कार्बन पे संकरण निकालते हैं मेरे बच्चे। तो यहां पे देखना बेटा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो इस वाले कार्बन पे तो क्या निकल जाएगा, जल्दी से बोलो बेटा, sp3 निकल जाएगा। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, कार्बन के चारों तरफ 4 सिग्मा होने पर आंसर क्या निकलता है बेटा, sp3 निकलता है। इस वाले कार्बन पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई, 3 सिग्मा हो गए, तो आंसर क्या निकलेगा बेटा, sp2 निकलेगा। बोलो यस और नो, यस। उम्मीद करता हूं आपको सेकंड एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा
एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते प्यारे साथियों, और एग्जाम्पल नंबर 3 को अगर मैं खोल के लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा बेटा, ये तो रहा मेरा CH3 और ये रहा कार्बन, और ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन होगा। ओके डन, फटाफट कैलकुलेट करके बताएंगे आंसर क्या बनेगा। तो आप क्या बोलेंगे बेटा, सर ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये 2 पाई, इस कार्बन के सराउंड में 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो आंसर क्या बनेगा मेरे बच्चे, sp3 बनेगा। इस कार्बन के सराउंड में 2 सिग्मा बॉन्ड है बेटा, आंसर क्या बनेगा, इस वाले कार्बन पे sp बनेगा। इसी तरीके से आपको इस पे ट्राई करना है, तो मैं इसका आंसर लिख दूं बेटा, यहां क्या बनेगा, इस वाले कार्बन पे sp2 बनेगा। ट्राई करना है आप लोगों को। इस वाले कार्बन की बात करता हूं तो बेटा sp2 बनेगा, इस वाले कार्बन पर sp बनेगा, इस वाले कार्बन पे sp2 बनेगा, और इस वाले कार्बन पे sp3 बनेगा। ये मेरा आंसर यहां पे निकलता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा, जो कि एनसीईआरटी 11वीं क्लास में दे रखा है। बोलो यस और नो, बात समझ में आती है। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए। एक सवाल का जवाब देना बेटा मुझे, एक सवाल का आप सभी लोग मुझे आंसर देना मेरे भाई, एक सवाल का आप लोग मुझे आंसर देना। क्वेश्चन में आपके सामने लिखता हूं, बेंजीन में, ये सवाल एग्जाम में बना हुआ है बेटा, बेंजीन में, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर संकरण होगा, संकरण होगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे बेटा। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर संकरण होगा। ऑप्शन लिखा मैंने आपके सामने sp, ऑप्शन बी लिखा बेटा मैंने आपके सामने sp2, ऑप्शन सी लिखा मैंने आपके सामने sp3, ऑप्शन डी लिखा मैंने आपके सामने sp3d। जल्दी से आप सभी लोग इस सवाल का आंसर कमेंट करें, जो कि आपकी जेईटी एग्जाम का सवाल है बेटा, और हम जेट एग्जाम का सिलेबस कवर कर रहे हैं बच्चों। तो आइए इसका आंसर अपन सोचते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो बेंजीन होता है, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर ये होती है, आप सभी लोग जानते हैं। और आपको पता है कि यहां पे जो ये वाला कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन लगा है, तो प्रत्येक कार्बन पे क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है। 12 सिग्मा 3 पाई होता है। तो एक कार्बन के राउंड के अंदर अगर आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो 1 2 3 नजर आएगा। इट मींस आंसर क्या बनेगा, sp2। प्रत्येक कार्बन पे संकरण क्या निकलेगा बेटा, sp2 संकरण निकलेगा। बोलो यस और नो माय डियर, बोलो इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है क्या मेरे भाई। एक सवाल मैं आप लोगों से और पूछना चाहता हूं, एक सवाल बेटा मैं आप लोगों से और पूछना चाहता हूं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ऑप्शन नहीं दूंगा बेटा, की ज्यामिति होगी, की ज्यामिति होगी। अब ऑप्शन नहीं दूंगा बेटा, आप लोगों को खुद को सोचना है यार। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है मेरे बच्चे CCl4। तो यार आप लिख नहीं सकते क्या, CCl4 को ऐसे अपन खोल के लिख सकते हैं ना भाई, ऐसे Cl 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 और ये Cl। तो आप लोग सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड आपको नजर आएंगे बेटा, 4 आएंगे। तो क्या बनेगा बेटा, sp3। तो बेटा इसकी ज्यामिति क्या बनेगी sp3 की, टेट्राहाइड्रल बोले तो चतुष्क फल की। बोलो यस और नो माय डियर। क्या ये दोनों तीनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गए क्या भाई, पक्का समझ में आ गए। बोलो मेरे प्यारे साथियों, क्या ये सवाल आपको पक्का समझ में आ गए, यस और नो माय डियर, वेरी गुड। तो आप लोगों ने पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन करने के तरीकों को देखा, फिर आप लोगों ने ये 2-3 सवाल करे। अब जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो आप सभी लोग दिल थाम के बैठिएगा, जिस टॉपिक का मुझे इंतजार था, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है सर यहां से जेईटी एग्जाम 2025 के अंदर सवाल बन सकता है, और उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का प्रदर्शन। करें शुरू हम लोग। तो आप सभी लोग बेटा लेक्चर को एंड तक देखना है। अगर आपको लेक्चर सच में पसंद आ रहा है तो प्लीज एक बार इसे शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हालांकि मैं मानता हूं बहुत जगह नेगेटिविटी फैल रखी है, बहुत जगह नकारात्मक ऊर्जा फैल रखी है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको बेटा केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। आपका जो मेन टारगेट है
वो है बेटा जेट सीयूटी 2025। उन दोनों एग्जाम में आपको एनी हाउ सिलेक्ट होना पड़ेगा। बहुत से लोग आपको नेगेटिव करने वाले भी आएंगे, बट मैं इतना कहना चाहता हूं बेटा, आप उनकी बात नहीं सुनना है, आपको अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रखना है कि यस सर वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे। ऐसा जोश आपके अंदर होना चाहिए भाई। हालांकि 10-15 दिन के बीच में ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता हूं, बट मैं केवल आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा बेटा, आपको केवल आपके सिलेक्शन की फिक्र होनी चाहिए, आपको आपके ड्रीम कैंपस की फिक्र होनी चाहिए। अगर आपका सपना आपके ड्रीम कैंपस में जाने का है तो बेटा फिर आप लोगों को वैसी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रीम कैंपस मिलना इतना आसान नहीं होता है। थोड़ी सी मेहनत तो बेटा आपको करनी पड़ेगी, और इस मेहनत में मेरा जो भी साथ आप लोगों को चाहिए, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। आइए तो बेटा अगले टॉपिक की तरफ हम चलने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ये चीज हम पढ़ने वाले हैं आज की हमारी इस क्लास से। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, गुजारिश है बेटा, कुछ टाइम के लिए आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए कि कार्बनिक यौगिकों का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, है ना, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। वीडियो में आवाज तो ठीक आ रही ना भाई? ओके डन। चलिए तो जरा समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं क्या बोला हूं कि बेटा कार्बनिक यौगिक को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, और वो क्लासिफाई करने का तरीका क्या है जरा समझने की कोशिश करें बेटा। एक तो होता है मेरे बच्चे अचक्रीय कार्बनिक यौगिक, एक तो बोलो बेटा क्या होता है, अचक्रीय कार्बनिक यौगिक, और एक होता है मेरे बच्चे चक्रीय कार्बनिक यौगिक। एक एक बात को ध्यान से सुनना है, समझना है, दिल दिमाग में आपको बिठाना है। ओके चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक तो क्या होता है मेरे बच्चे अचक्रीय कार्बनिक यौगिक। क्या बोला बेटा मैंने, अचक्रीय कार्बनिक यौगिक, या केवल इतना सा लिख दो बेटा अगर आप तुम समझ पाओ तो, अचक्रीय यौगिक मतलब एसाइक्लिक कंपाउंड। इंग्लिश भी थोड़ी सी जरूरी है जिंदगी में, एसाइक्लिक कंपाउंड। ओके ओके बेटा जी, एक तो क्या पढ़ने वाले बेटा हम लोग अचक्रीय कार्बनिक यौगिक, और एक हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा चक्रीय कार्बनिक यौगिक। चक्रीय कार्बनिक यौगिक, चक्रीय कार्बनिक यौगिक या चक्रीय यौगिक भी आप लोग कह सकते हो ना, ये लो चक्रीय यौगिक भी आप कह सकते हो। कार्बनिक ही पढ़ रहे अपन लोग, तो कार्बनिक को लिखना बार बार जरूरी नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड, यस और नो, यस। आइए प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना, एक तो हम क्या कवर करने वाले हैं, एक तो हम कवर करने वाले हैं, बोलो बेटा, एक तो हम कवर करने वाले बेटा अचक्रीय, और एक हम कवर करने वाले बेटा चक्रीय। यस और नो माय डियर, आराम से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी हमें किसी चीज की नहीं है। ओके तो प्यारे बच्चों अचक्रीय कार्बनिक यौगिक की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अचक्रीय कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है बेटा, एक तरीके से आप कहना चाहो तो खुली संरचना वाले, खुली संरचना या श्रृंखला वाले भी कह सकते हो, ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर भी आप लोग कह सकते हो, या श्रृंखला वाले भी कह सकते हो, वी वृत्त भी, जो भी वॉट एवर यू वांट टू से। खुली का मतलब होता है सब खुला हुआ है, रिंग नहीं है इसके अंदर, भले इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और चक्रीय का मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो बेटा बंद संरचना, बंद संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर या क्लोज स्ट्रक्चर, या वलेनुमा भी आप लोग कह सकते हो ना, वलेनुमा, वलेनुमा भी कह सकते हो बेटा, क्या कह सकते हो, वलेनुमा, वलेनुमा। डन। देखिए अब जो अचक्रीय यौगिक होता है बेटा, ये दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, एक तो संतृप्त यौगिक और एक असंतृप्त यौगिक। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, ये कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है मेरे बच्चे, ये दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एक तो मैंने क्या बोला बेटा संतृप्त यौगिक,
और एक मैंने क्या बोला बेटा, असंतृप्त यौगिक। सुनना ध्यान से बेटा, मैंने क्या बोला, एक तो मैंने क्या बोला बेटा, संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक, सेचुरेटेड कंपाउंड। संतृप्त का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, सेचुरेटेड कंपाउंड, सेचुरेटेड कंपाउंड, सेचुरेटेड कंपाउंड, बोलो हाँ या ना, यस 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 यस। और एक होता है मेरे बच्चे असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक, बोले तो अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, बोलो यस और नो माय डियर, यस। देखो पहले इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि भाई सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करना आप सभी लोग मेरे बच्चे, कि ऐसे कार्बनिक कंपाउंड, ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन व कार्बन हाइड्रोजन के बीच क्या हो मेरे बच्चे, सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल का मतलब, सिंगल का मतलब ओनली एक बंध मौजूद हो, कार्बन कार्बन के बीच ओनली एक बंध मौजूद हो, उन्हें क्या बोला जाता है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक बोला जाता है। और ऐसे कंपाउंड्स को मेरे बच्चे जो जिस कैटेगरी में रखा जाता है, उस कैटेगरी का नाम बेटा होता है एल्केन। क्या होता है मेरे बच्चे, एल्केन, की जिनमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल होता है, उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है बेटा, एल्केन। और एल्केन को बेटा हम लोग पैराफिन के नाम से भी पुकारते हैं। पैराफिन का मतलब होता है कम क्रिया करने वाले हैं या कम सक्रिय, बोलो यस और नो माय डियर, यस। पैराफिन के नाम से पुकारा जाता है, मोम की तरह, यस और नो, यस। अगले पॉइंट की बात करते बेटा, जो एल्केन होता है, तो एल्केन का एक सामान्य सूत्र होता है जो कि जेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा, CnH2n+2। क्या होता है मेरे बच्चे, CnH2n+2 होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। अब देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, एल्केन श्रेणी का जो पहला मेंबर है, जो पहला सदस्य है मेरे बच्चे, वो कौन है, वो है बेटा मेथेन। और इसका सूत्र क्या होता है मेरे बच्चे, CH4। और इसे ही हम लोग लास्ट लेक्चर में मार्च गैस के नाम से पुकारते थे। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो मेथेन में जो कार्बन पर संकरण निकलता है बेटा, वो sp3 संकरण निकलता है। बंध कोण लगभग कितना होता है बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास का। और अगर इसकी ज्यामिति की बात करें बेटा, वो कैसी होती है मेरे बच्चे, चतुष्क फलकीय। और प्रतिशत एस लक्षण कितना होता है, 25%, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है, प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया। ओके डन। देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, असंतृप्त यौगिक का मतलब होता है बेटा, यहां पे दो टाइप के कंपाउंड्स अपन कवर करेंगे। या तो हम ये कवर करेंगे बेटा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखाई दे, या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखाई देता है, ऐसे कंपाउंड को बेटा एल्कीन के नाम से पुकारा जाता है, या फिर इन्हें ओलिफिन भी कहा जाता है, या फिर इन्हें ओलिफिन का मतलब होता है तेलीय पदार्थ, ओलिफिएंट से मिलकर बना है। और यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, तो इसे क्या बोला जाता है बेटा, इसे एल्काइन कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, एल्काइन कहा जाता है, या फिर इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन के नाम से भी पुकारते हैं। फर्स्ट मेंबर एसिटिलीन ही इसका होता है। सुनना ध्यान से, अब एल्केन सीरीज का जो पहला मेंबर है बेटा, वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। और एल्काइन सीरीज का पहला मेंबर है बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसे हम किस नाम से पुकारेंगे बेटा, इसे हम पुकारेंगे एथीन के नाम से। कैसे पुकारेंगे, हम पढ़ेंगे बेटा कुछ टाइम के अंदर। और इसे बोलेंगे एथाइन के नाम से, या इसे हम लोग एसिटिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एसिटिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, एसिटिलीन भी कहते हैं। एथीन में संकरण बेटा कार्बन पे sp2 निकलता है, और बंध कोण कितना होता है, 120 डिग्री होता है। त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति होती है। sp3 में
एथाइन में संकरण sp निकलता है और बंध कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है और रेखीय इसकी ज्यामिति होती है। और ये सारी बातें अपन ने पुराने क्लास में या फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने कवर कर रखी। बोलो इतनी बात आपको समझ में आती है? जल्दी से आप लोग मुझे ये समझाते चलो, क्या इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आती है क्या? तो मुझे बताइए कि संतृप्त कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन व कार्बन हाइड्रोजन के बीच एकल बंध मौजूद होता है, इन्हें एल्केन कहा जाता है, पैराफीन भी कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जबकि एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है बेटा CnH2n, और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है बेटा CnH2n-2। तो फॉर्मूले एग्जाम में पूछ सकता है, जेट एग्जाम में, क्योंकि जेट एग्जाम का सिलेबस बहुत छोटा सा है भाई। जेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये फॉर्मूले से क्वेश्चन बन सकता है। अभी करेंगे पर कुछ टाइम में क्वेश्चन। तो बोलो बेटा अचक्रीय का फंडा आप लोगों को समझ में आता है क्या? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले बेटा। अचक्रीय का फंडा क्या आप सभी लोगों को समझ में आता है क्या? आप सभी लोगों को समझ में आता है क्या भाई? ओके, सुनना ध्यान से मेरे भाई, सुनना ध्यान से। अब किसकी बात करने वाले हैं? अब चक्रीय हाइड्रोकार्बन की बात करने वाले हैं। बेटा ध्यान से समझना, मेरी एक एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है बेटा। और चक्रीय हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो बेटा चक्रीय हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, कौन कौन से होते हैं बच्चों? एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। तो मैंने क्या लिखा? एक तो होता है एलिसाइक्लिक, और एक होता है बेटा एरोमेटिक। देखो मात्राएं ऊपर नीचे हो सकती है बेटा ना। एक तो एलिसाइक्लिक होता है और एक एरोमेटिक होता है। और अगर हम लोग एलिसाइक्लिक की बात करते हैं बेटा, ये एलिसाइक्लिक भी कितने प्रकार का होता है मेरे बच्चे? दो प्रकार का होता है, समचक्रीय और विषम चक्रीय। कैसा मेरे बच्चे? एक तो होता है समचक्रीय और एक होता है विषम चक्रीय। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात, एक तो समचक्रीय और एक विषम चक्रीय। लेकिन विषम चक्रीय होता है अन्य एरोमेटिक, या ये एरोमेटिक नहीं होता, इसे आप ऐसे भी कह सकते हो अन्य एरोमेटिक। एनसीईआरटी में जो लिखा है मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं बेटा, अन्य एरोमेटिक। समझेंगे एक एक पॉइंट का मतलब क्या होता है। और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं मेरे बच्चे, ये तीन टाइप के होते हैं बेटा। तीन टाइप से एरोमेटिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो क्लासिफिकेशन होता है भाई, एक तो होता है बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक, बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक। एक होता है बेटा नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक, और एक होता है बेटा विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। बोलो हाँ या ना। इतनी बात आपको समझ में आती है क्या मेरे बच्चे? जल्दी से मुझे समझाते चलो। ये मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा क्लासिफिकेशन आपके सामने लाके रख दिया। जल्दी से मुझे बता दो, इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आती है तो बेटा कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें मेरे भाई। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दे भाई, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। इतनी बात आपको समझ में आती है क्या? इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आती है क्या? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें भाई। ओके डन, चले अपन थोड़ा सा आगे। ओके आइए मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग बात मैं यहीं पर आप लोगों को समझा दूं मेरे भाई। अगर समचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं तो समचक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड समचक्रीय यौगिक की बात करते हैं तो समचक्रीय का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिनमें कनेक्टेड एटम केवल कार्बन ही होते हैं। ऐसी वाले जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, जैसे साइक्लोब्यूटेन हो गया, पढ़ेंगे अपन आगे, जैसे साइक्लोपेंटेन हो गया,
इनको बोलते बेटा समचक्रीय कंपाउंड। क्या बोलेंगे? समचक्रीय। और विषम चक्रीय का मतलब क्या होता है कि रिंग में कार्बन के अलावा कोई अलग हेटेरो एटम भी प्रेजेंट हो, जिससे मैंने लिखा ये, इसको बोलते THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्या बोलते बेटा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बोलते, THF, जो कि एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, ये विलायक की तरह बिहेव करता है मेरे भाई, हाँ या ना। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स का तो पूरा बायोडेटा मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि यहां से एग्जाम में सवाल बनता है भाई। तो जल्दी से मुझे आप बता दीजिए, क्या आप सभी लोगों को ये वाली बातें समझ में आ गई क्या? फिर अपन एक क्वेश्चन कर लेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन क्या करने वाले, एक दो सवाल करने वाले हैं। चलिएगा अपन आगे चलते हैं। तो देखो, पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा? पहले आप लोगों ने ये पढ़ा, उसके बाद आप लोगों ने ये डिस्कस किया, फिर आप लोगों ने ये पढ़ा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के बाद में अगले टॉपिक की तरफ चलने वाला हूं। एक एक सवाल की बात करते बेटा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक से सवाल है बेटा, जेट एग्जाम के। एल्कीन का सामान्य सूत्र है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन भी मैं आपको देने वाला हूं बेटा। पहला ऑप्शन लिखा मैंने CnH2n+2, दूसरा ऑप्शन लिखा मैंने CnH2n, तीसरा ऑप्शन लिखा बेटा मैंने CnH2n-2 और चौथा ऑप्शन लिखा बेटा मैंने CnH2n+1। तो आपको जनरली एल्कीन का फॉर्मूला बताना है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप सभी का जवाब एक ही हो सकता है, और वो क्या है मेरे बच्चे? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्या होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे? CnH2n होता है। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब हालांकि इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या होता है, सारी बात अपन समझने वाले हैं। जल्दी से बोलो बेटा, ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया? तो एक सवाल अपन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन मेरे बच्चे पर और कर लेते हैं। निम्न में से कौन एल्काइन है? निम्न में से कौन एल्काइन है? ऑप्शन ए लिखा मेरे बच्चे मैंने C2H6, ऑप्शन बी लिखा C3H6, ऑप्शन सी लिखा C2H2, ऑप्शन डी लिखा C4H10। तो बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पे कार्बन कितने बेटा? 2 हैं। 2 का डबल कितना होता है? 4, और 4 से कितने ज्यादा है? 2 ज्यादा है। फॉर्मूला क्या लग गया यहां पे? CnH2n+2 लग गया कि कार्बन कितने हैं? 2। 2 का डबल कितना है बेटा? 4, लेकिन ये कितना है? 4 से 2 ज्यादा है। तो CnH2n+2 ये तो सर एल्केन का होता है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब बेटा यहां पे कार्बन कितना है? 3। 3 का जस्ट डबल कितना है बेटा? हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला क्या लगा बेटा? CnH2n। सर ये तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है। कार्बन कितने बेटा? 2। 2 का डबल कितना होता है? 4, लेकिन 4 से कितने कम है बेटा? 2 कम है। तो CnH2n-2 ये किसका हो गया मेरे बच्चे? एल्काइन का हो गया। कार्बन कितना है बेटा? 4। 4 का जस्ट डबल कितना होता है? 8। 8 से ज्यादा कितना है बेटा? 2 ज्यादा है। तो फॉर्मूला क्या बना? CnH2n डबल से 2 ज्यादा, एल्केन का फॉर्मूला। तो ये कौन है? एल्केन है। ये एल्कीन, ये एल्केन, और ये कौन है बेटा? आप लोगों का एल्काइन है। बोलो हाँ या ना, बोलो मेरे बच्चे, हाँ या ना। ये बातें आपको समझ में आती है मेरे भाई? पक्का समझ में आती है? जल्दी से बोलो बेटा। ये चीजें मैंने आपको बताई, इसके बाद में जो हम कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे बेटा एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड्स को बेटा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है, किस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड्स को पहचाना जाता है, क्या तरीका होता है। हर एक तरीके को अपन ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद में डाल दो नेक्स्ट हेडिंग मेरे बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आप लोगों ने क्या क्या देखा? आप लोगों ने बेटा ये 4 स्लाइड पढ़ ली। अगली स्लाइड पे अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। डाल दो सभी लोग हेडिंग, एरोमेटिक यौगिक। अच्छे से पढ़ेंगे भाई,
सिलेक्शन के लिए पढ़ना है और जल्द ही क्वेश्चन सीरीज भी मैं चालू करने वाला हूं। एरोमेटिक कंपाउंड्स को अपन डिस्कस करेंगे बेटा कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसकी चर्चा अपन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने का तरीका क्या होता है, ये सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। ओके, देखना प्यारे बच्चों, हालांकि एरोमेटिक कंपाउंड्स को यहां पे जितना हमारी आवश्यकता है उतना पढ़ेंगे, बाकी अपन डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के अंदर। रेजोनेंस के एप्लीकेशन का पार्ट है एरोमेटिसिटी, वहां पे पूरा आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे केवल अपन उतनी ही बातें करेंगे जितना हमारे लिए काम का है। ठीक है, डन। आइए अपन आगे चलते। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने का तरीका क्या होता है, कि एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने के क्या नियम होते हैं, क्या कानून होते हैं, क्या कायदे होते हैं। तो उन कानून कायदों के तहत अपन एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि दुनिया के जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना यार, जो एरोमेटिक यौगिक हैं, जिस कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर है वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? साइक्लिक होना चाहिए गुड्डू। इसका मतलब ये हो गया ना कि जो अचक्रीय यौगिक है वो एरोमेटिक नहीं हो सकता गुड्डू। अरे तू समझ गया ना भाई कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए बेटा चक्रीय। कैसा होना चाहिए बेटा? चक्रीय का मतलब क्या हो गया? वो साइक्लिक होना चाहिए। इसका मतलब ये साबित हो गया कि अचक्रीय यौगिक सर एरोमेटिक नहीं हो सकते हैं। हाँ या ना? यस 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 यस। दूसरा पॉइंट यह आता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है मेरे बच्चे वो कैसा होना चाहिए? वो समतलीय होना चाहिए। ओ माय गॉड, वो कैसा होना चाहिए? वो प्लेनर समतलीय होना चाहिए। और सर समतलीय तो कब होता है? जब कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण निकलता है गुड्डू बेटे। समझ में आ रहा है? अरे बोल, समझ में आ रहा है क्या? sp2 कार्बन पे संकरण निकलना चाहिए जनरली, और sp2 या फिर sp। इसका मतलब कार्बन परमाणु पर या जो भी कोई हेटेरो एटम है बेटा उस पर क्या होना चाहिए? कार्बन परमाणु पर sp2 और कभी कभी sp। अरे हाँ या ना? हाँ। इतनी बात समझ में आती है सर, इतनी बात समझ में आती है सर। आओ अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट ये कहता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा वो हक्कल नियम की पालना करना चाहिए। हक्कल नियम की पालना करे। और कौन से वाले नियम की बेटा? कौन से वाले नियम की? कौन सा वाला हक्कल नियम? ये वाला हक्कल नियम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होना चाहिए। सर 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 रुक जाओ, सर रुक जाओ। सर ये विस्थानीकरण का मतलब क्या होता है? विस्थानीकरण को बेटा इंग्लिश में बोला जाता है डीलोकेलाइजेशन। क्या बोलेंगे बच्चे? डीलोकेलाइजेशन। और ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है भाई। इसका मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉनों का घूमना। सिंपल सी भाषा में क्या बोल सकते हो? पाई इलेक्ट्रॉनों का घूमना क्या कहलाता है? डीलोकेलाइजेशन कहलाता है। बच्चे ध्यान से समझना। तो जो अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है वो बेटा कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए चक्रीय होना चाहिए, वो समतलीय होना चाहिए, sp2 या कभी कभी sp होना चाहिए, और वो हक्कल नियम की पालना करना चाहिए। ये होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण, और n का मान होता है 0 1 2 3। आराम से पढ़ेंगे बेटा, एकदम आराम से। मेरा मकसद एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग में बिठाना है भाई। अपने को घास नहीं काटनी यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मजाक थोड़ी है भाई, मजाक नहीं है यार। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, खुद से वादा करना पड़ेगा। यस सर आई कैन डू इट, यस सर वी कैन डू इट। हम कर लेंगे सर, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। अगर मैं n की वैल्यू मेरे बच्चे 0 पुटअप करता हूं,
अगर n की वैल्यू में 0 पुटअप करता हूं तो क्या बनेगा 4 इंटू 0 प्लस 2 पाई। और अगर मैं n की वैल्यू 1 पुटअप करता हूं क्या बनेगा 4 इंटू 1 प्लस 2 पाई। और अगर मैं n की वैल्यू 2 पुटअप करता हूं 4 इंटू 2 प्लस 2 पाई। बोलो ना, जल्दी से बोलो ना बेटा। हाँ हाँ हाँ, n की वैल्यू 3 पुटअप करता हूं 4 इंटू 3 प्लस 2 पाई। अजी समझ गए क्या तुम लोग मेरी बात? अजी बोलो ना जी, अजी कह दो ना, कह दो ना प्लस 2, कह दो ना -2। यस और नो माय डियर? आओ कैलकुलेट करते। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 आएगा, 0 में 2 जोड़ देंगे। हो माय गॉड, 2 जोड़ने पर कितना आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। 4 इंटू 1 प्लस 2 कितना आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। 4 इंटू 2 प्लस 2 कितना आएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। 4 इंटू 3 प्लस 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। इट मींस इतने पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है। और साथ में वो कंपाउंड इन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। वो कंपाउंड कैसा है भाई? वो एरोमेटिक कंपाउंड है यार। बोल गुड्डू, समझा कि नहीं समझा? अरे गुड्डू बोल दे, समझा कि नहीं समझा कि इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है और साथ में इनको भी फॉलो करे। वो कंपाउंड कैसा है? वही तो एरोमेटिक कंपाउंड है। थिंक लाइक अ प्रोटॉन एंड स्टे पॉजिटिव। थिंक लाइक अ प्रोटॉन एंड स्टे पॉजिटिव। प्रोटॉन की तरह सोचो और एकदम पॉजिटिव रहो। यस और नो? यस। ट्रस्ट योरसेल्फ, यू कैन डू दिस। तुम कर सकते हो मेरे भाई। चलिएगा चलिएगा चलिएगा, एक पॉइंट की ओर बात करने वाले हैं। एक पॉइंट की ओर बात करने वाले, आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा ये। देखना बेटा क्या पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, शो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा, शो 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 डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। शो डायामैग्नेटिक। शो डायामैग्नेटिक का मतलब होता है प्रतिचुंबकीय। क्या होता है बेटा? प्रतिचुंबकीय होता है। शो डायामैग्नेटिक रिंग करंट। ये क्या होता है? एक बार इसको रहने दो, एरोमेटिसिटी में डिस्कस कर लेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि फ्रोस्ट सर्कल के द्वारा समझाया जाता है। इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा रिंग करंट शो करते हैं? डायामैग्नेटिक रिंग करंट शो करते हैं मेरे बच्चे। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? डन? इतनी बात समझ में आती? बोलो बेटा जी, जल्दी बोलो 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 बोलो। ये सारी बात समझ में आती है? हाँ या ना? यस। अब आप लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले ये लिखा है कि सर एरोमेटिक कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं। यहां पे लिखा सर मैंने, एक सर बेंजीनोइड होता है, एक नॉन बेंजीनोइड, एक विषम चक्रीय। सर ये तो समझा दो। आइए इस चीज को अपन जानने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार फटाफट इसका प्यारा सा खूबसूरत सा स्क्रीनशॉट तू ले सकता है गुड्डू। आगे चले हम लोग बेटा, आगे चले, आगे चलते बेटा, आगे चलते। समझने की कोशिश करना। आगे चलते भाई, आगे चलते बेटा, आगे चलते हैं। देखना यार, एक तरफ तो क्या लिखता हूं बेटा मैं, एक तरफ तो लिखता हूं बेटा बेंजीनोइड। बेंजीनोइड कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को? इससे लिखते हैं, इससे। एक तरफ तो क्या लिखता हूं बेटा, सुनना ध्यान से, बेंजीनोइड। एसी। एसी का मतलब एयर कंडीशनर नहीं गुड्डू। एसी का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड भाई। एक लिखा मैंने नॉन बेंजेनोइड। ओहो, नॉन बेंजेनोइड एसी का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। और एक मैंने क्या लिखा, हेटेरोसाइक्लिक। ओहो गुड्डू, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड गुड्डू। आओ इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं गुड्डू। बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन जैसी वलय मौजूद हो या बेंजीन वलय प्रेजेंट हो और वो इन सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, उन कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स बोला जाता है गुड्डू। ओके डन? देखिए कैसे, देखिए जनाब कैसे। कुछ एग्जांपल की बात करता हूं बेटा। मैंने पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लिखा गुड्डू।
दिख रहा है क्या स्क्रीन के ऊपर? देखता हूं एक बार। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। एक ये एग्जाम्पल लिखा गुड्डू, एक एग्जाम्पल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखो ये कनेक्टेड है मेरे बच्चे ना, ऐसा ना पूरा कनेक्टेड। अरे यार गुड्डू क्या हो गया बेटा तुझे? गुड्डू बेटा नहीं मान रहा। ये लो गुड्डू, हाँ या ना? हाँ 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 सर, हाँ 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 सर, हाँ 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 हाँ, यस सर, यस सर, आता है समझ में। ओके डन, डन डना डन डन। देखो देखो देखो, कौन आया है? कौन आया है? एंथ्रासीन आया है गुड्डू। कौन आया है बेटा? एंथ्रासीन आया है। क्या लाया है? पाई इलेक्ट्रॉन लाया है गुड्डू। कितने लाया है? 14 पाई इलेक्ट्रॉन लाया है गुड्डू। ओके डन। और एग्जांपल देख ले तू चाहे तो। मैंने यहाँ पे गुड्डू OH लगा के नीचे बेंजीन चिपका दी गुड्डू, चुपचाप चुपचाप ही मैंने OH लगा के बेंजीन चिपका दी गुड्डू। मैंने CH3 को लगा के चुपचाप किसी को बताए बिना नीचे बेंजीन चिपका दी गुड्डू, बेंजीन बोल दिया, फेनिल कह दो गुड्डू। मैंने चुपचाप में क्या लगा दिया बेटा? ऊपर NH2 लगा दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी, नीचे मैंने गुल्लू गुल्लू चिपका दिया। गुड्डू देख ले बेटा, एक 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 बात समझ में आनी चाहिए बेटा आप लोगों को, सही है कि नहीं? इन इन एग्जाम्पल की बात करते बेटा, इन एग्जाम्पल को तुम ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहां पे बेंजीन वाले, यहां पे बेंजीन वाले, यहां बेंजीन वाले, यहां बेंजीन वाले, यहां बेंजीन वाले, यहां बेंजीन वाले, मतलब ये कौन से कंपाउंड है? बेंजीनोइड है सर। इसको बेंजीन के नाम से पुकारा जाता है। और सर इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है कि यहां पे रेजोनेंस प्रेजेंट है। आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन है। बीच में sp3 कार्बन नहीं है। अगर sp3 कार्बन होता तो वो एरोमेटिक नहीं होता बेटा, क्योंकि sp3 कार्बन आता ही घूमना बंद हो जाता है। sp3 कार्बन पकड़ लेता है, बोले नहीं तुमको आगे नहीं जाने देंगे बबुआ, उसको पकड़ लेता है। रेजोनेंस वहां पे टूट जाता है, sp3 कार्बन आते गुड्डू, सही है। यहां पे कितने कार्बन है? इसको बोलेंगे गुड्डू नेफ्थलीन। यहां पे गुड्डू 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहां इसको बोलेंगे एंथ्रासीन। क्या बोलेंगे गुड्डू? एंथ्रासीन कहेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे 14। इसको क्या बोलेंगे बेटा? सर इसको फिनोल के नाम से पुकारते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक कंपाउंड है। इसे टोलुइन के नाम से पुकारते हैं बेटा, इसे टोलुइन के नाम से पुकारते हैं, और इसे एनिलीन के नाम से पुकारते हैं। हिंदी में भी चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। ये सारे के सारे कौन से कंपाउंड है बेटा? बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है मेरे भाई। क्या आप सभी लोगों को ये वाली बात समझ में आती है? हाँ या ना? क्या आप सभी लोगों को मेरे भाई ये बात समझ में आती है क्या? जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में एक शायरी सुनाई थी, यस और नो, वो शायरी तुम्हें पता होनी चाहिए। उस शायरी का कोई ना कोई मतलब होता है, यस और नो। उस शायरी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। याद है आप लोगों को? भूल गए? भूल गए? चलिए अपन आगे चलते मेरे भाई, जरा समझने की कोशिश करें, जरा समझने की कोशिश करें प्यारे साथियों। तो यहां पे एक तो आप लोगों ने क्या पढ़ा? बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। एक आप क्या डिस्कस करेंगे बेटा? नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसका मतलब एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन वाले नहीं है गुड्डू। ओ माय गॉड, आओ समझते कैसे, आओ बेटा समझते कैसे, आओ एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट वाला मैंने आपके सामने ये लिखा बेटा, एग्जाम्पल सेकंड मैंने आपके सामने बेटा ये लिखा। एक एक बात समझना है बेटा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट मैंने आपके सामने ये लिखा, यस और नो, देखते रहो ना यार। बाकी एरोमेटिक कंपाउंड को डिटेल में डिस्कस कहां करेंगे अपन? रेजोनेंस के एप्लीकेशन में कवर करेंगे बेटा, सही है? हाँ या ना? और देख ले बेटा, और देख ले, और देख ले, दुनिया भर के एग्जाम्पल है, कितने लिखेंगे अपन ना?
बाकी अपन कहाँ डिस्कस करेंगे बोलो मेरे बच्चे? अपन डिस्कस करेंगे यार वहां पे कहां पे? रेजोनेंस के अंदर। सही है। अब इधर देखो मेरे भाई, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पे बेटा अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां चला जाता है तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, तो पॉजिटिव यहां बन जाएगा। मतलब यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है। इट मींस एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें बेंजीन जैसी वल ही नहीं है भाई, तो नॉन बेंजीन कहलाता है। यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, ये यहां चले जाएंगे और ये यहां चले जाएंगे। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। तो ये भी कौन सा कंपाउंड है मेरे बच्चे? एरोमेटिक कंपाउंड है। सेम टू सेम कहानी, ये भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक कंपाउंड है। इसको बोला जाता है एजुलीन। क्या बोलेंगे बेटा? एजुलीन बोलेंगे। और एजुलीन के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये भी कैसा कंपाउंड है बच्चे? एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ये वाला और ये वाला सेम स्पीसीज बन जाती है। तो यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है। ये भी कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। इसको बोला जाता है ट्रोपोलियम केटाइन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रोपोलियम आयन। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे ट्रोपोलियम आयन। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रोपोलियम। ट्रोपोलियम आयन। ट्रोपोलियम आयन। क्या बोलेंगे? ट्रोपोलियम आयन बोलेंगे। इसे ट्रोपोन कहा जाता है। क्या बोलेंगे? ट्रोपोन कहा जाता है। तो इन एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर आप लोगों को बेंजीन जैसी वले नजर नहीं आ रही, फिर भी ये कैसे कंपाउंड है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड से। यस और नो माय डियर? यस 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 यस। इसकी बात करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी के अंदर क्या आता है कि इसके अंदर कोई विषम परमाणु आपको नजर आता है। लाइक मान के चलो, एक एग्जांपल लिखा मैंने ये वाला। बेटा पूरा कहां डिस्कस करेंगे? मैं फिर समझा रहा हूं बेटा, पूरा अपन डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के अंदर। ये एक एग्जांपल लिखा, ये एक एग्जांपल मैंने और लिख दिया बेटा। एक एग्जांपल बेटा मैंने और लिख दिया। एनसीईआरटी के तो सारे एग्जांपल लिख लेंगे अपन भाई। एक एग्जांपल मैंने और लिख दिया बेटा। अरे हाँ या ना? ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, कैसे, क्यों है, सब डिस्कस करेंगे। हम लोग कहां पे हम कवर करेंगे बेटा? रेजोनेंस के अंदर। इसे बोला जाता है पिरोल या फिर पाइरोल। क्या बोलेंगे बेटा? पिरोल या फिर पाइरोल। इसे बोलेंगे मेरे बच्चे फ्यूरेन। क्या बोलेंगे बेटा? फ्यूरेन के नाम से पुकारेंगे। इसे बोला जाता है थायोफीन। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? थायोफीन के नाम से पुकारेंगे। और इसे किस नाम से पुकारेंगे बेटा? पिरिडीन के नाम से पुकारेंगे। पिरिडीन के नाम से पुकारेंगे। ये कौन से कंपाउंड है बेटा? विषम चक्रीय एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे एक हेट्रो एटम है। यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते बेटा लोकेलाइज्ड। एक बार देख लो, आपको नजर आ रहा है क्या? हाँ, इसको बोलेंगे लोकेलाइज्ड लोन पेयर। मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, कैसे नहीं करता, डिस्कस करेंगे बेटा रेजोनेंस के अंदर यार। इसको भी क्या बोलेंगे? लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड लोन पेयर। यहां पर इसको भी क्या बोलेंगे? लोकेलाइज्ड लोन पेयर। बट ये वाला कैसा है? घूमेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये वाला भी करेगा, ये वाला भी करेगा और ये वाला भी करेगा। बोलो हाँ या ना? इन सभी के पास में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है। इसलिए क्या बोलेंगे बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। बोलो इतनी बात आपको समझ में आती है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। इतनी बात आपको समझ में आती है तो मेरे बच्चे स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिए। बोलो हाँ या ना? बोलो मेरे बच्चों हाँ या ना? तो आप सभी लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड्स को बढ़िया तरीके से देख लिया है। आप सभी को इनको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, इन पर बढ़िया फोकस करना है। फिर अपन क्या करेंगे, कल के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस के बाद अपन चालू करेंगे हमारा अगला पॉइंट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लेक्चर में आपको मजा आया, जोश आया, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर थम्स अप का साइन करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।